नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाज़िर है। आज ईद का एक शो हमने रखा है और इसमें पाकिस्तान के डिफरेंट सियासी जमातों के जो रहनुमा, कराची ख़ास तौर पे जो कराची के लोग हैं, क्योंकि बेस इस वक्त हम कराची में हैं, तो उसके बड़े प्यारे हमारे 4 साथी आज हमारे साथ हैं। उनमें महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सभी लोग जानते हैं, टीवी पे आते हैं। शाहिद सैयद साहब हैं, हमारे एएनपी के रहनुमा हैं, ये भी आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसकी तरफ हमारे पास जो हैं वो हैं अरशद वोहरा साहब हैं, जानते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, आप जानते हैं। चारों टीवी पे आते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि मैं इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ूं। हम बात ज़रूर शुरू करेंगे अपनी ईद के हवाले से, और बकरीद है ज़ाहिर है, तो उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर हम जनरल इशूज़ पे भी बात करेंगे। और बेसिकली जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, बजट है, थोड़ा पाकिस्तान की आवाम की हालत है, फिर कराची मेन इशू है। ये चारों लीडर हैं कराची के, कराची को कोई ओन ही नहीं करता, तो हम पूछेंगे कि अगर ओन करते हैं तो फिर कराची के हालात ऐसे क्यों हैं। और 77 साल है, 77 ईयर्स है, और इनमें से चंद जमात ऐसी है जो किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा रही है। हाँ, मेन हुकूमत किस एक जमात के पास रही, लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो किसी न किसी तरीके से असिस्ट करती रही हैं, सपोर्ट करती रही हैं। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि कराची के आवाम के मसाइल, जो कराची है वो 85% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है सिंध को, सूबे को, और तकरीबन 65% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है आपके मरकज़ को। और उसको मिलता कितना है? कोई कहता है 8%, कोई कहता है 12% मिलता है, नहीं मिलता है। और कंपेयर कम अमूमन किए जाते हैं 3 वो शहरों को, एक लाहौर को, एक इस्लामाबाद को और एक कराची को। इंटरनेशनली दुनिया में सूबों या रियासतों का फेस उनके इंटरनेशनल सिटी या उन सूबे होते हैं। आप न्यूयॉर्क को देख लें, तरक्की का पता चलेगा। आप वाशिंगटन को देख लें, इसी तरह बर्लिन को देख लें, आप न्यू दिल्ली को देख लें, या और इसी तरह मुख्तलिफ और शहर हैं, मैं क्या नाम दूँ आपको। अब हम लाहौर को देखते हैं तो लगता है कि जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने कम से कम लाहौर पे काम किया। हालांकि पंजाब के बहुत से एरिए में बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन लाहौर को देख के लगता है ये पंजाब में बड़ा काम हुआ है। लेकिन सिंध का जो है वो दारुल हुकूमत जो है वो कराची है, इंटरनेशनल सिटी कराची है, पैसा देने वाला कराची है, और ये मिनी पाकिस्तान है। इसमें हर ज़बान बोलने वाला रहता है, सबको इसने समोया है, लेकिन तबाह हाल है। और इसकी क्या वजूहत है? लेकिन सबसे पहले हम तारुफ करने के बाद ईद पे आएंगे, और ईद के हवाले से शाहिद सैयद से शुरू करता हूँ, सीधे यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहीं से बात शुरू करता हूँ। सर, क्या ईद कैसे मनाते हैं सर? क्या बकरीद ख़ास तौर पे क्या ख़रीदते हैं? दुम्बा ख़रीदते हैं, बकरा ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरा टीम का और पूरा उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान को सबको ईद मुबारक देता हूँ। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हम आम रूटीन में एक गाय लेते हैं, एक गाय और एक आध बकरा लेते हैं, और सीधे सादगी से ईद है, कुर्बानी का जो मकसद है उसके लिए करते हैं। वो ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ के 50 लाख वाला 40 लाख वाला नहीं, वो जो रूटीन का 2-3 लाख का जानवर मिलता है। इस वक्त आजकल तो महंगाई है, 4-5 लाख होगा, 4 लाख 3 लाख यही होता है। और तो कुर्बानी खुद करते हैं आप? कसाई भी आता है, लेकिन हम ज़बह खुद करता हूँ और फिर कालवार उतारना वो कसाई करता है। गोश्त फ्रिज में रख देते हैं या बाहर बांटते भी हैं? यार मेरे ख्याल में गोश्त, पठान मशहूर है गोश्त खाने में। नहीं, वो गोश्त खाने के साल के 12 महीने अल्लाह का फजल है, हम गोश्त खाते रहते। तो मेरे ख्याल में ये बकरा ईद वाला गोश्त अगर हम गरीबों को दे तो वो बेहतर होता है, और हमने कोशिश यही की है। तो ज़ाहिर इस वक्त जो गुर्बत है, महंगाई है, हर बंदा परेशान है, जो मुल्क की हालत है, माशी हालत है। इसी बकरीद में गोश्त वो गरीब भी खा लें जो साल नहीं खाते हैं, तो आप बांटते हैं? 100%। कितने परसेंट बांट देते हैं? परसेंट तो जो हमारा जो अपना हिस्सा रखना होता है, एक रिश्तेदारों का होता है जो मज़हब शरीयत की वजह से, तो हम वो अपना हिस्सा और रिश्तेदारों को टोटल बांटते हैं। बांटते हैं। अच्छा, वैसे बकरीद के दिन आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है?
क्योंकि गोश्त का आइटम होता है ना। बड़ी बात है कि जिस दिन कुर्बानी करे, गोश्त खुद काटे और देख ले, खाली देख ले, तो उस दिन खाने को दिल नहीं चाहता। उस दिन तो हमारी कोशिश है कि दाल बन जाए, जो एनपी की खानदानी जो खुराक है, तो दाल बन जाए, वो बेहतर होता है, वही अच्छा है, या सब्जी खुद ये खाते हैं। पहले दिन आप ये खाते हैं? लीजिए अगर मिसाल होगा तो उससे एक बूटी ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो तकलीफ देता है। एक दिन आप छोड़ देते हैं और दूसरे दिन फिर रूटीन का जो हमारा होता है, हम उसमें मतलब कौन सा फूड कौन सा है? चरगा बनाते हैं, उसका कबाब बनाते हैं, रोस्ट बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं। यार घर के अंदर जो आम रूटीन के सालन बनते हैं उस तरीके से हमारे बनते हैं, वो टिके वाला, वो चीज़ वाला। पढ़ानो क्या आप, क्योंकि पश्तून से ताल्लुक़ है माशाल्लाह, तो मैं अपने दोस्तों में कहीं जाता हूँ तो वो बड़ा थाल लगा होता है और बाज़ाब्ता नमकीन बोटी और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े। आपको वजाहत करूँ, हमारे पख्तून तो अफ़गानिस्तान वाला भी, बलूचिस्तान वाला भी और खैबर पख्तूनख्वा भी, जितने भी सब पख्तून हैं, लेकिन फिर हमारी वहाँ अंदर जो है जैसे ट्राइबल है तो वो गोश्त ज़्यादा था। बलूचिस्तान के लोग चर्बी खाते हैं, दुम्बा खाते हैं। हम लोग कराची में दुम्बा जानते भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं है दुम्बा को होता क्या है। तो इसी तरीके से हम खुद जैसे मर्दान वाले या सवाबी वाले, चारसद्दा वाला, स्वात वाले, तो हम लोग तो वही चावल जैसा आम चावल और या कढ़ाई वढ़ाई ये घर की जो बनी वो इस तरीके से, मगर ये रोस्ट वाला, गोश्त वाला, टिके वाला और ये दम्पो और ये चीज़ें, ये कल्चर वाइज ये जो कबाइल है ये बहुत ज़्यादा। मौलवी साहब क्या ज़रा बताइए, आपके यहाँ क्या कुर्बान की जाती है, क्या इस तरह? देखिए पहले तो मैं पूरी कौम को और आवाम को ईद मुबारक। देखिए हमारे यहाँ बड़ा नॉर्मल है, उसकी वजह ये है कि सालों से हम जो फैमिलीज़ में देखते हैं उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा ज़िबा मैं भी खुद करता हूँ, कई अरसे तक तो मैं खुद करता रहा, अब बच्चे ज़िबा करते हैं। मुझे याद है कि पहला मतलब मेरा बेटा कोई 8 साल का था, उसको मैंने जब बकरा ज़िबा करने को तो उनकी वालदा कहने लगी ये ख्वाब, मैंने कहा नहीं वो कल्चर सीखेगा, ज़िबा खुद करते हैं, उसके बाद तो बाकी काम तो कसाई करता है। और जो आज जैसे आपने भी कहा, मुझे उस बकरे में से या जो भी है कलेजी जो है और दिल और मगज़ वो मुझे अपने लिए चाहिए, वो मैं कलेजी मगज़ और दिल उसका जो है वो जो बनता है ना, वो एक उसकी वजह की एक फीस्ट है, एक फेस्टिवल है ना। वो आदमी सुबह आम दिनों में कहाँ, मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगा कि सालों में एक ही दफ़ा जो ये सब इतना हैवी खाना चलता है। बाकी तो देखिए गोश्त नॉर्मल है और बांट देते हैं। और मेरा अपनी क्या करते हैं, बकरा करते हैं, गाय करते हैं? मैं बकरा करता हूँ, क्योंकि अब तो कट्टे और पता नहीं भैंस भी लोग। देखिए अब वो तो देखें, वो तो अभी तो मैं आपको बताऊँ, लोग लाखों रुपए का, अभी एक हमारे दोस्त ने 98 लाख रुपए का जानवर लिया और नुमाइश करते हैं सर। नुमाइश करते हैं। मैं तो इन चीज़ों को बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि जी इतना आप शोशा करें। आप जो रिलीजन ने आपको कहा ना वो आप करें, बाकी पैसे अगर आपको शो करना है तो गरीबों को दे दें, इवन गोश्त के अलावा, क्योंकि वो जो अगर 58 लाख रुपए का जो गाय है उसके गोश्त में कोई फ़र्क नहीं होगा, और उसका गोश्त खाना भी इतना आसान नहीं है जो वो लेके आते हैं, ठीक है ना, उसमें चर्बी। तो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ात के, मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, वो वेस्ट है। आप नॉर्मल गाय करें या नॉर्मल बकरा, ठीक है ना, उसके बाद काटे। सर सोने पे सुहागा, एक तो आप 58 लाख रुपीज़ या 90 लाख की गाय ख़रीदते हैं, फिर बाज़ाब्ता एक शो करते हैं, कैटलॉग कर रहे होते हैं, टहला रहे, उसको बाज़ाब्ता लोगों के दरमियान बुलाते हैं और नुमाइश करते हैं, दिखाते हैं। तो ये आजकल तो देखिए बच्चे, जो नई नस्ल है वो तो फेसबुक पर चल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे छोटे बेटे हैं, वो एक लगाया था गाय का, हमारे फार्म से गाय, मतलब कि वहाँ पे स्टॉल भी लगाया है मंडी में, तो छोटे बेटे को बड़ा शौक था, मैंने कहा चलो पाल के वो बेचता है। तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा बेटा ये, अच्छा आपकी मंडी में अपना है? अपना स्टॉल भी लगा हुआ है। तो मैंने उससे कहा बेटा ये ख़रीदता कौन है? तो कहने लगे कि ये हमने 14 लाख का बेचा है, ये 12 लाख का बेचा है, ये मतलब 14-15 लाख के गाय बिके हैं। मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि मेरे अपने उससे बिका है, वो फलाने का जो है 50 लाख का बिक गया। अब ये देखिए ज़्यादातर इसमें एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं जो कि ख़रीदते हैं। एक साहब तो डिपॉजिट दे के गए, कहने लगे कि जी, मतलब 8 दिन पहले कहने लगे जी मैं ये मेरे गाय मेरी हो गई और ये मैंने आपको डिपॉजिट दिया है, मैं ले आऊँगा क्योंकि जगह नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब आई वाज शॉक्ड।
रात भर, आप यकीन करें, ये शुरू होता है रात को 7 बजे से, शाम 7 से रात 5 बजे 6 बजे तक लोग मेला लगा हुआ है। ये तो इसको लोगों ने अब इतना कर दिया है। मतलब जो सुन्नत इब्राहिमी जिस मकासद के तहत ये इतना अहम हमारा कराची में ये शोबाजी ज्यादा हो। मेरा ख्याल है कराची नहीं सर, ओवरऑल हो गया है। क्या कहते हैं अरशद साहब अब इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ये कल्चर आ गया। अब आप देखें छोटे छोटे आप ही लोगों के चैनलों पे दिखा रहे होते हैं, रिपोर्ट्स दिखा रहे होते हैं, तो ये इट हैज़ बिकम ए कल्चर ऑफ पाकिस्तान नाउ। और मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी शायद ऐसा ना होता हो। तो ये तो डेफिनेटली है। और जिस तरह ये बता रहे हैं तो पहले तो एक जगह मंडी मखसूस होती थी, अब तो पूरा शहरी मंडी हो गया है। तो टैक्स नहीं देते हैं लेकिन जानवर को खरीदते हैं। ये जो 98 लाख का जिसने खरीदा है वो उसका पता नहीं टैक्स भी देता होगा नहीं देता होगा। असल में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इससे जो ना आप पैसे को वाइड भी करते हैं। अच्छा, वाइड भी करते हैं चीज़ों से। अब ये जो मंडी में चीज़ें लगती हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका सिर्फ कैश का सारा रिकॉर्ड है। वो कैश जो आपके पास आता है बाय सेलिंग योर कैटल्स, आपके वो पैसे जब आप बैंक में डालते हो तो यू कैन शो इट एज अ वाइट मनी। तो ये भी करते हैं लोग, ऐसे लोग भी करते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं। आपने क्या कुर्बानी? मैंने जिस एक रूटीन ही है, बस 2 एवरेज बैल हैं, गाय और बकरे हैं 5 या 6 बकरे हैं। 2 गाय खा लेंगे सब पूरा? नहीं सब अल्हम्दुलिल्लाह बांट देंगे। वो जाहिर सी बात है, वो फैक्ट्री का स्टाफ होता है, उनको सबको पता है कि हमने पहुंचना है। और फिर उसके अलावा फिर वो कुछ इलाके बंधे हुए हैं कि जहाँ पे हमें पता है कि गोश्त नहीं पहुँचता, कम पहुँचता है। तो कोशिश यही होती है आइटम खाने में क्या होता? खाने में जो मैं आई वुड रिपीट महमूद मौलवी साहब कि बिल्कुल वही है, कलेजी। बकरा करते हैं नहीं करते, सिर्फ गाय करते? नहीं, बकरे करते हैं, बकरे भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर कैसे, आप क्या करते हैं सर? मैं तो पूरा फेस्टिवल करता हूँ। फेस्टिवल? ओह माय गॉड। मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुजूर की सुन्नत को बरकरार रखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगी, बड़ी गुर्बत से ज़िंदगी का स्टार्ट लिया था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, ज़िम्बाब्वे में हम गए जानवर लेने। वहाँ पे ज़िम्मेदारी थी मौलवियों की, उलमाओं की। वो साल में जानवर लाते थे और लोग उनसे ख़रीदते थे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो के चले। अच्छा, ये सब इंडियन गुजरात के लोग होते थे वहाँ पे सारे, वहाँ पे ना ज़िम्बाब्वे के अंदर मैं रहता था, हरारे में। तो हम गए तो एक दिन देखा तो एक मौलाना हमारे कारी अब्दुल्ला साहब परेशान बैठे हैं। पूछा क्या हुआ? कहते हैं यार मेरे जानवर आने में देर हो गई, लोगों ने ख़रीद ली, मेरे जानवर आ गया, वो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, लाने का भी ख़र्चा हो गया, ले जाने का भी अब ख़र्चा होगा, परेशान है। तो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है मुफ्ती अब्दुल वहाब, वो यूके बेस्ड है और काफ़ी पॉपुलर आदमी है। तो उसने कहा कारी साहब ये कितने जानवर हैं आपके पास? उसने कहा 100 जानवर हैं। तो बोला ये कितने में देंगे? कहता है यार कितने में, कितना मुनाफा आप? उसने कहा ये लो 100 जानवर मुझे दे दो। और वो हमने तो ले आए। कहा भाई क्या हुजूर ने 100 जानवर मंगाए थे, 63 अपने हाथ से कुर्बान किए थे और बाकी हज़रत अली से कहा था कि आप कुर्बान करें, नहार करें ऊँट। तो वो हम ले आए। हमने सब वही वाली बात कि 8 साल के बच्चे से भी और बीवियों से भी छुरियाँ पिरवाई, कालों से भी पिरवाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आज तक जारी है। और फिर मैं अपने हलके के अंदर जानवर देता हूँ और वहाँ पर ऊँट देता हूँ, गाय देता हूँ, किसी को दुम्बई देता हूँ, किसी को कुछ। अभी भी मेरा फ़ोन उठा के देखेंगे तो भैया ये आ रहा है। बिहार वाले सुन रहे होंगे सर। सबको पता है। और हम सारा काम लीगल करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये बांट देते हैं आप? बांट दे। अच्छा, ये जो ऊँट भी है अरशद भाई, ज़िंदगी के अंदर अगर आपने बरक़ात लेनी है आप हैरान हो जाएंगे। मिल के दोस्त कर लें, वरना 3 लाख 3.5 लाख का अच्छा ऊँट मिल जाता है। ऊँट की कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सिर्फ जो कुर्बानी की है वो ऊँट की है। भाई सैयद साहब क्या ख्याल है सर, ऊँट खाया आपने? मेरे ख्याल में कभी नहीं गया सर। शाहिद भाई आपके करीब हूँ तो आप इनको दावत दीजिए ना सर। मेरे पड़ोसी हैं, दावत है सर। कि मैं अब थोड़ा सा आ जाता हूँ। मौजूदा इस वक्त बजट आ रहा है, आवाम के हालात हैं, बहुत कसमा पुरसी है,
हुकूमत तो दावा करती है कि जी हालात बहुत अच्छे हैं, सिंध हुकूमत कहती है कि जी सिंध के हालात बहुत अच्छे हैं, मरकज़ हुकूमत कहती है क्योंकि हम सिंध से बेस करते हैं, फिर मरकज़ हैं, पंजाब को सिर्फ टच कर सकते हैं KP के। तो सर वाकई क्या हालात बहुत अच्छे हो गए हैं या बेहतर हो गए हैं कि लोगों के मसाइल हल हो गए हैं, लोग जो हैं वो महंगाई नहीं है, क्या हालत है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चाहते हो कि कराची और पूरा मुल्क की हालात सही हो जाए तो मेरे नज़दीक ये कि सबसे पहले आप फेयर फ्री इलेक्शन करवाइए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं हुआ। 70 में हुआ एक दफ़ा, अब वो आपको शायद याद हो। जब तक आप सही नुमाइंदों को इख्तियार नहीं दोगे तो इसी तरीके से जो हो रहा है ये भी अच्छा हो रहा है। उसकी वजह है कि जो नुमाइंदे जब से इलेक्शन हुआ है, जब हमने सब देखे, तो कोई जो ताकतवर लोग हैं वही लोग लाते हैं, वही फिर उनसे काम करवाते हैं। अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर या पुराना प्राइम मिनिस्टर या पुराना प्रेसिडेंट जिसको भी देखो उसके बाद इख्तियार नहीं होता है। हमारे मरकज़ी सदर उस्मानिया वली ने एक वक्त ये बात कही थी कि हमें इंतकाल इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें इंतकाली इख्तियारात चाहिए। आपने जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कभी इख्तियार दिया ही नहीं। तो जब आप इस जैसे जो चीज़ आप चला रहे हो ना कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, तो वो ऐसे ही होगा जैसा हो रहा है। नहीं तो सर आते भी तो आप ही लोग हैं ना, मैं थोड़ी आता हूँ। आप भी तो आके वहाँ बैठ के कहते हैं कि जी हमें ला के दो, वो दूसरे को हटाएं, इसको ले आएँ, उसको हटाएं। क्या इस बात में सदाकत नहीं है? इसमें 100% सदाकत है। अगर सियासतदान खुद अपने आप को इतनी पावरफुल बनाए कि यार हमने आपकी मदद से नहीं आना है, हाँ। तो ये निज़ाम भी सही हो जाता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इधर दो आंख, तो कसूर है ना सर? कसूर मैं बता रहा हूँ ना, जब अल्लाह ने दो आंखें दी ना, तो एक आंख तो आपके अपने ऊपर है और एक आंख उधर रखी है, वो कब इशारा करे ताकि मैं भागूँ, चले जाए तो चले जाते हैं। अच्छा, इसका गुर्बत से क्या ताल्लुक है? जो मसलन जब ऐसी हुकूमत कहते हैं, उसकी वजूहत है ना कि जो लोग अभी पैसे दे करके जिस तरीके से आ जाते हैं वो फिर किसी की परवाह नहीं करते। अभी की उनको रोड, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है आप कहना चाहिए। रोड क्यों बनाए, आपके लिए पानी क्यों लाए, आपको बिजली क्यों दे? क्योंकि उसको तो जिसने लाना है उसको तो पता है, खुश करेंगे उसने तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि कोई शरीफ बंदा जो काबिलियत मेरिट के ऊपर हो, लेकिन वो अगर पैसा नहीं है तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो खत्म हो गया। अब तो क्या किया जाए सर? इसका हल क्या है? ये सिस्टम पहले ज़माने में ये होता था कि कबाइल में कभी एक आध सीटें बिकती थी, बलूचिस्तान के नुमाइंदे कम थे तो वहाँ भी बिक। अब तो पहले एक बंदा को कभी लाना होता था, इनकी ख्वाहिश होती थी तो ले आता। अब तो पूरा के पूरा डबल बिक जाता है, पूरा के पूरा रिवर ले आता है। आप ही लोग तो बिकते हैं ना सर। महमूद मौलवी साहब गुर्बत पे आ जाते हैं पहले कि आपको लगता है सर कि हालात बेहतर हो गए हैं लोगों के, आवाम के? देखिए, पिछले 1 से 1.5 साल में तो बेहतर हुए हैं। इस पिछले 1 साल में कुदरती तौर पे बेहतर हुए हैं। देखिए, जो चीज़ महंगाई थी वो कम तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अब भी देखिए ना, लोग गुर्बत के सतह से नीचे रह रहे हैं, ठीक है ना। लोग, उसकी वजह ये है कि हर आदमी शहर की, मैं कराची की इसलिए बात कर रहा हूँ, शहर की तरफ क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि दूसरे इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर गुर्बत तो होगी ना। और देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बड़ा फ़र्क है। किसी के पास बहुत कुछ, किसी के पास कुछ नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, टैक्सेस हम देते नहीं हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हम ज़कात, फितरा, खैरात, हम मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में सब में बेहतर देने में है। और ख़ास तौर पे कराची की आप बात करूं तो आप ये देखें ना कि एक साहब ने मुझे कहा कि आप पंजाब में इतना नहीं देखेंगे जैसे सैलानी, कराची में आप देखेंगे। कंपेयर करें आप तो पंजाब, लाहौर में आप चले जाएं तो जितने ऐसे इधर ट्रस्ट हैं और लोगों का, वो नहीं है, यहाँ पे है। मगर टैक्सेस हम देना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह कि हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। और फिर ये भी है कि बिल्कुल शायद सही साहब सही कह रहे हैं कि हुकूमतें देखिए डिलीवर कर नहीं पाती। एक सिस्टम बन गया है, अगर रोड बनाना है तो 40 से 45% तक किकबैक है। देखिए ना, अगर एक चीज़ अब ज़्यादा हो गया होगा, मगर मैं ओपन बता रहा हूँ 40-45% है।
तो रह क्या जाता है? अब उसमें रह क्या जाएगा, फिर उसमें उसको टैक्स भी देना है। लोकल बॉडीज पे क्यों नहीं तवज्जो देते आपके आवाम को, या हक़ हुक्मरानी क्यों नहीं देते? सियासी जमात, जो भी बड़ी जमातें हैं, जितनी हुकूमतें सियासी आती हैं, मैंने फ़ौजी तो देखा कि वो तो फिर भी लेके आते हैं, लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो हक़ हुक्मरानी आवाम को देने को तैयार नहीं है। लोकल बॉडीज़ जबकि आइन का हिस्सा भी है, उसको लोगों को बांटना भी चाहिए, देना चाहिए। आवाम के पास अगर ताकत होगी तो हम पड़ोसी को पकड़ सकते हैं ना सर। देखिए, जहाँ तक आप अगर हम कराची की बात करें ना, तो मेरा तो तंज़िया ये है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट कोई भी हो पार्टी हो, वो कराची की तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहती। कोई ओन करता है जो आप सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात? देखिए, ओन तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ओन मेरा जो हमेशा शिकायत है वो है पीपल्स पार्टी से और क्या कहते हैं MQM से। अच्छा, सिंध के लिहाज से ये दो जमात हैं। कराची के लिहाज से खास, क्योंकि पीपल्स पार्टी का दारुल खलाफा कराची में है, MQM का दारुल खलाफा कराची में है, ठीक है ना। देखिए ना, PMLN का दारुल खलाफा लाहौर में है, उन्होंने लाहौर के लिए काम किया है, मैं ओके कर भी रहे हैं, ठीक है ना। PTI का दारुल खलाफा कराची अगेन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे भाई बैठे, दारुल खलाफा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कराची में मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी और MQM को तवज्जो सब में ज़्यादा देनी चाहिए। देखिए, ANP का दारुल खलाफा भी कराची नहीं है, लेकिन मरकज़ को कराची 65% बजट देता है, तो मरकज़ कराची के ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है सर? क्यों नहीं करता है? सुनने में ये आता है कि क्यों नून लीग की हुकूमत होती है तो वो कहते हैं कि हमें कराची से वोट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें कराची से वोट नहीं मिला, एक ले दे के MQM रह जाती है, उसको वोट पड़ता है यहाँ पर, या इस दफ़ा बीच में हमने देखा PTI को भी ओन किया गया यहाँ पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप 65% कराची से लेते हैं मरकज़, और 85% सिंध ले जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है। वजाहत करूँ सारे मदद, देखो आप 65% को आप भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? 60% इस वक्त इसलिए कि आपके यहाँ से हेड ऑफिस चेंज हो रहा है, यहाँ से आपका जो पहले होता था वो पोजीशन अब नहीं है। अगर आप सही फिगर चेकर है, पोर्ट भी आप ले गए, अगर बस चलेगा तो ये पोर्ट हेड ऑफिस हो चुके हैं, हेड ऑफिस हो चुके हैं। जो कराची की अर्निंग है ना, वो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, कराची की अर्निंग में जो टैक्सेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में लोगों की सैलरीज से जो टैक्स कटता है वो भी है, ठीक है। पोर्ट पर जो टैक्सेस कटते हैं वो भी हैं। तो कराची की पॉपुलेशन जो हमने बताई हुई है ना, डेफिनेटली उससे डबल पॉपुलेशन है। तो वो जो लोगों के जो टैक्सेशन के पैसे हैं, जो सेल्स टैक्स का पैसा कराची में, देखें आप अगर बिस्किट का डब्बा भी खरीदते हैं ना, सर माचिस की तीली, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लिखा हुआ है। जो 4 करोड़ आवाम खरीद रही है यहाँ पे चीज़, वो वहाँ पर अगर कोई 1 करोड़ खरीद रहा है या दूसरे खरीद रहे हैं, तो ये रेशो पर 65% से कभी भी कम नहीं होगा, उससे बढ़ेगा। ये देखें, इंडस्ट्री आज तकरीबन 15-20 साल हो गए। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को। आपके इल्म में होगा, यहाँ से इंडस्ट्रियाँ बंद हो के पंजाब गई, ठीक है ना। क्यों गई? पानी नहीं है, बिजली की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो उसके जाने के बावजूद भी आज भी ये रेशो कम नहीं हो रहा, रेशो ये बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होगा। हालांकि कोशिश पूरी ये की जा रही है कि किसी भी तरह कराची को खंडर बना दिया जाए। आप क्या समझते हैं सर कि कराची को ये जो खंडर बना रहे हैं, कौन बना रहा है सर? तमाम सियासी पार्टियां बड़ी जो कि मुल्क में रूल करती हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, जब कराची का नाम आता है ना, तो कराची, बाकी जो पाकिस्तान है ना कराची से हट के, वो ये समझता है कि कराची इज़ अ वेरी ग्लैमरस सिटी, ठीक है। वो ये समझते हैं कि कराची में खुशहाली के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान के गरीब से गरीब किसी घराने में ले जाओ, मैं आपको उससे ज़्यादा गरीब कराची में दिखाऊंगा। यहाँ पर ये समझ लें कि तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा हाउसेस, टोटल तकरीबन 4-4.5 मिलियन घर हैं, जिसमें से कि 2 मिलियन से ज़्यादा वो 1-1, 1.5 कमरे वाले हैं या जुगियाँ हैं। यहाँ पे कोई 550 आपकी कच्ची आबादियाँ हैं। देखिए,
आप, मैं इस वक्त खुद ये नहीं कह रहा कि ठीक है मैं क्योंकि MQM से हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं, आप मुझे बताइए ना कि MQM के अलावा कभी किसी ने कराची के लिए बजट मांगा? अभी आप जिससे कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से जो बात की 25 अरब मांगे, पिछले साल जो है दिए, किसी ने K4 की बात की आज तक? K4 के लिए किसी बड़ी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ कि नहीं कराची की ज़रूरत है, K4 दे दें। जी आफ्ताब साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हम कराची के अंदर बैठे हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, और कराची पर जिस तरह हमारा हक है, इसी तरह कराची का भी हम पर हक है। पहली चीज़ तो ये तय होनी चाहिए कि इस कराची के अंदर आबादी कितनी है, जो कि मर्दमशुमारी कौन करेगा सर? अच्छा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के मुकामी नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी होती है, जिनको मुंतखब करके आवाम भेजती है कि भाई तुमने जाके हमारी नुमाइंदगी करनी है। आफ्ताब जहांगीर को, अच्छा मसलन आप अगर नुमाइंदे हैं, आप अपना बताते हैं, मैंने ही सुना है यहाँ के नुमाइंदों ने कहा है कि ये आबादी, बल्कि इस दफ़ा तो माज़रत के साथ यहाँ के नुमाइंदों ने लड़कर जो आपके आबादी है उसको इंक्रीज किया 1,65,00,000 से 2,16,00,000। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हिस्सेदार रहा हूँ, मैं कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूँ, रात बड़े 3.5 साल रहा, जिसमें 2 साल कोरोना के गुजर गए। लेकिन ये कि मैं जितने अंदर से हालात को बेहतर समझता हूँ, जानता हूँ, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे। देखिए, हम नुमाइंदगी की बात तो करते हैं, लेकिन हमने वफा नहीं की इस शहर से। इस शहर की आबादी आज, जैसे भी मेरे भाई ने कहा, 4 करोड़ से कम नहीं है। आप रोड के ऊपर निकलें, बस के अंदर खड़े हुए लोग नजर आएंगे, बस की छत के ऊपर नजर आएंगे, और रोड के नीचे देखेंगे तो एक एक गाड़ी के ऊपर 5-5 लोग बैठकर जा रहे होते हैं। इस मतलब हर वक्त हर जगह आपको सर ही सर नजर आ रहा है। ये क्या 2 करोड़ 10 लाख का शहर है? ये 4 करोड़। किससे पूछे हम? अच्छा, इसका मसला क्या है? मसला नहीं पूछे किस, मैं बताता हूँ ना किससे पूछना है। मसला ये है कि अगर सही आबादी हो जाएगी तो उसके हिसाब से आपको वसाइल के साथ साथ सीटों की तकसीम करनी पड़ेगी। फिर आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा रूरल और अर्बन का। फिर अर्बन जो है, वजारत आला पे सवालात उठ जाएंगे। फिर रूरल से हुकूमत निकलकर अर्बन में आ जाएगी। जब अर्बन पे आएगी तो फिर जो है जाके मसले का हल निकलेगा। लेकिन क्या है कि ये हो नहीं रहा। इसके अंदर एक पार्टी के मफादात का मसला है ये, सर। ये सिंध, कराची का नहीं है। ये सिंध के अंदर तो एक पार्टी के मफाद का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर PMLN फर्ज कीजिए आपकी बात मान ले तो उसकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। इनकी बात कर लो फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं। जैसे पंजाब है ना, पंजाब के अंदर इशू डिफरेंट है। पंजाब एक पंजाब है, उसके अंदर अगर कहेंगे कि जी लाहौर में आ जाए, आबादी लाहौर की ज़्यादा है या गुजरांवाला की ज़्यादा है या गुजरात की ज़्यादा है या चिनोट की ज़्यादा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ तो सर रूरल एंड अर्बन, यहाँ पर इंटायरली डिफरेंट मसला है। इसका मतलब सॉरी, जैसे अभी इन्होंने पॉपुलेशन की बात की है ना, मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, मैं नाम से देता हूँ आपको। देखिए, अभी कोई 3 साल पुरानी बात है, जब कराची में पानी के इशू पे बात हो रही थी तो मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि कराची की आबादी 1,65,00,000 है और इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। ये उनके बीइंग ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ये उनका स्टेटमेंट है। अब मेरा उनसे अक्सर सवाल यही रहता है कि आपने यहीं पढ़ा, यहीं रहते हो, आपके बच्चे यहीं रहते हैं, आप खाते यहाँ हो, आप सड़क यहाँ की इस्तेमाल करते हो, बिजली यहाँ की इस्तेमाल करते हो, पानी यहाँ का पीते हो, लेकिन आप कराची की गिनती में अपने आप को नहीं गिनवाते। आप जहाँ से इलेक्शन लड़ते हो वहाँ गिनवाते हो। आप गिनवाओ ना अपने आप को कराची। ऐसे लाखों लोग हैं, मैं खुद बताता हूँ आपको। हमारे जो मसला, जो बुनियादी मसला है, शनाख्त कार्ड में हमारे 2 एड्रेस है। जैसे हमारे लोग हैं, एक परमानेंट एड्रेस है और एक मौजूदा, दोनों को एंजॉय करते हैं। सुनो, लाखों लोग ऐसे हैं, वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, पंजाब से करते हैं। वोट उनका उधर है और रहते डिफेंस में बंगला भी है, कच्ची आबादी में मकान है, फ्लैट भी है, इधर रखा हुआ है। इधर उसकी गिनती नहीं है, वो यहीं के पानी इस्तेमाल करता है, यहाँ की बिजली इस्तेमाल करता है, यहाँ के रोड इस्तेमाल करता है, गिनती में नहीं है। अगर आप सही माने में गिनोगे तो 4 करोड़ है, मगर 2,16,00,000 तो आपने मान लिया। ये बाकी जितने भी है ना, ये सब वही डबल एड्रेस वाले। अगर ये गवर्नमेंट चाहे और पावरफुल इदारे चाहे तो ये आसान काम है। आप मौजूदा एड्रेस पर डाल दो, उसी वक्त आपका पता चल जाएगा। लेकिन अब करना नहीं चाहते। हम तो सीनेट में थे, हमने इस पर हज़ारों मरतबा बात की कि आप इस पर बजाय परमानेंट, एक बंदा, मैं बोलो 40 साल से कराची में रह रहा है,
उसका परमानेंट एड्रेस वहीं चरसदा स्वाद का है या मर्दान का है, लेकिन उसका वोट जो है उधर ही है और गिनती में अच्छा, वो कराची के लिए आवाज़ भी नहीं उठाता। प्रॉब्लम ये है कि वो कराची के लिए आवाज़ भी नहीं उठाता। देखें, अच्छा, 2 डोमिसाइल रखते हैं सर, एक तो आवाज नहीं उठाते, जब नौकरी की बारी आती है तो उधर चले जाते हैं, एडमिशन की बारी आती है तो उधर चले जाते हैं, और जब वसाइल की बारी आती है तो इधर आ जाते हैं। अब मैं आता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा 2 चीज़। एक तो कराची का बेसिक मसला क्या है, बहुत सादा संगीन मसला, और क्या मसाइल आपको दिखते हैं? क्या आपको यहाँ गैस नज़र आती है, पानी नज़र आता है, यहाँ क्राइम है, यहाँ क्रिमिनल्स है, यहाँ बत्ता माफिया है, यहाँ आपके ड्रग माफिया है, यहाँ पर ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है, हर चीज़ मौजूद है। इसका ये जो इतनी सारी चीज़ें कराची में, और खंडरात बढ़ रहे हैं, मसलन कराची के अंदर आप चलिए तो कोई जगह नहीं है। तो सर बेसिकली तो आपके नज़दीक यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से जितने मसले आपने गिनवा दिए वो सब तो है ही, इसमें तो कोई डॉक्टर साहब ये होना चाहिए कि कराची में कौन सा मसला एक नहीं है? मसाला नहीं है। नहीं। आपका सवाल ये होना डॉक्टर साहब, मैं एक हल दे दूं इसका, एक हल दे दूं। हाँ, नहीं, सोल्यूशन पे नहीं आया हूँ मैं सोल्यूशन पे आऊँगा। पहले मैं मसाइल पे तो आ जाऊँ। जैसे इन्होंने एक जुमला कहा कि आपने जितना बताया है, इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा मसला है जो कराची में नहीं है, बाकी जगह मैं है। डॉक्टर बता रहा हूँ, एक ही मसला है कि यहाँ के नुमाइंदे जब भी बनते हैं वो हकीकी नहीं है। उसकी वजह से जी, मेरे हिसाब से देखें, कराची के लिए जो मेन मसला मेरे नज़र में है वो है एडुकेशन। देखिए, कराची में एडुकेशन का एजुकेशन, हाँ, बड़ा मेयार बहुत अच्छा था। देखिए, हम जिस दौर के हैं, लिटरेसी दौर, ठीक है, लिटरेसी दौर, हाँ, देखिए जो दौर वो था वहाँ पे उस वक्त जो है यूपीओ में मास्टर्स होते थे, और वो वाकई में डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरिट की। वो तबाह कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया है जानबूझ के कहूँगा। अब जब वो तबाह हो गया ना, तो देखिए वो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ गया हर चीज़ के ऊपर। आप क्या, उन्होंने कहा दी नौकरियां, देखिए मेरिट के ऊपर वो एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया, और उसको तबाह करने की वजह से हर चीज़, देखिए ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटीरियर और इसमें मैं मतलब बहुत डिफरेंसेस हो रहे हैं। मैं ख़ुद कराची का, हम पाकिस्तान बनने से पहले कराची में हैं, ठीक है ना, हम उस वक्त के कराची में हैं, हम कराची को देखते आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं कि कराची ने तरक्की किया, मैंने कहा 40 साल पहले का कराची बेहतर था, 40 साल पहले का कराची बेहतर था आज से। ये ट्रांजिट, ये आपको पता है डॉक्टर साहब, जब ट्रांजिट में होता है ना आदमी, तो वो कहता है यार मुझे एयरलाइन की तरफ से सब चीज़ फ्री मिले, है बेहतरीन रिहाइश, खाना भी बेहतरीन मिले, अगर 24 घंटे से ज़्यादा का स्टे है तो 5 स्टार होटल भी मिले। तो हम सब हैं ट्रांजिट पे। अच्छा, हम सब इस चक्कर में कि हमें मिले सब कुछ अच्छा, लेकिन हमें देना कुछ ना पड़े। मैं पता है आज से नहीं ये बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं आज से ये बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि जब तक आप वीज़ा पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इंटरनल वीज़ा पॉलिसी, कि जो बंदा आ रहा है ना वो ये बताए कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं जॉब के लिए आ रहा हूँ, मैं एजुकेशन के लिए आ रहा हूँ, मैं किस लिए आ रहा हूँ। वहाँ से उठते हैं अच्छी ज़िंदगी छोड़कर, गांव की बेहतरीन ज़िंदगी छोड़कर, ये शायद सैयद को पता है कि वहाँ के गांव छोड़कर, अपने जानवर छोड़कर कराची आते हैं, शौहर बैठ के चरस पीता है, औरतें घरों में काम करती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं। अब 4 करोड़ की आबादी कैसी हो गई, कोई ना उनके पास तालीम, ना उनके पास कुछ, बीमारियाँ हर। और फिर मैं कहता हूं कि जब तक आप ये कोई कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये कोई वो बुरी बात नहीं है। नहीं, पॉपुलेशन तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन क्या है? अच्छा, सोल्यूशन इसलिए देखें, मसला ये है कि एक तो आपने कह दिया, फॉर एग्जांपल अब ये बैठे ना 2 बिजनेसमैन, 3, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, इनको जरूरत अगर फैक्ट्री के अंदर 100 आदमी की, ये 150 कैसे रखेंगे? ये 100 में से 10 को निकालेंगे तो 10 नए भर्ती करेंगे ना, है। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी भी आएगा तो वो एक ही आएगा ना। सर पानी, गैस, सर जब आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, सर ना आवाम ने उनकी, सर ना आवाम ने उनकी, सर बेसिक बड़ा सोल्यूशन पूछ, मेरा बड़ा सोल्यूशन ये है कि जो शाहिद सईद साहब ने बात की कि आवाम को खुद इख्तियार दे दो कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करे,
जिम्मेदारी जो है वो लोकल बॉडीज़ के हवाले कर दी जाए, ताकत का इख्तियार भी दे दें, माली इंतजामी इख्तियार सब दे दें। सर एक अब क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मैं सोल्यूशन पे जाऊंगा, फिर मैं आपके पास सोल्यूशन में जी। मैं समझता हूँ कि कराची से बिलोंग करने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चाहिए कि मीसाक कराची के नाम से एक लोग बैठें और उसके ऊपर कराची का अगले 30 साल का, अगले 50 साल का एक प्लान बनाएं और उसके सब सिग्नेटरी हों। आज मेरी बारी है तो मैं उसको फॉलो करूं, कल इनकी बारी है तो ये उसको फॉलो करें और आवाम को मतलब वो पब्लिक करें ताकि पता हो कि हमारा रोड मैप क्या है कराची के लिए। तो अवामी मफादात को सामने रखते हुए ना Exactly, सर, तभी तो ये नहीं हो कि अपने नहीं, मैंने कहा ना उसको पब्लिक करें। जब आप पब्लिक करेंगे तो पब्लिक में आप पब्लिक के लिए क्या काम करना है वही बताएंगे ना। इस शहर के लिए क्या काम करना है, कितना पानी लाएंगे, कितनी बिजली लाएंगे, कितने जो है 50 साल का एक मिसाक होना कितनी ये जो आपकी कच्ची आबादी है उनको कब आप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कच्ची आबादीज इनटू हाई राइजेस करेंगे, तो आप पार्क्स कितने बनाएंगे, इस किस्म के। और बड़ी अभी जैसे एजुकेशन की बात की, देखिए एजुकेशन जो है उसको तो अब जो पोजीशन आ रही है, अभी आपने अर्बन रूरल की बात की, अर्बन रूरल की जो बात की है ना, तो अब जब देखा कि अब तो ये नौकरियां ना देने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फलाने तरीके से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब तो ये तरीका कर लिया कि इंटर में कराची के बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इतने नीचे गिरा दो और लाड़काना के 80% कर दो और दूसरे रूरल के अगर पूछे आप 90% कर दो तो और उसके बाद जवाब ताकि वो लोग दोबारा यहाँ एजुकेशन का इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन भी बंद हो। बहुत जरूरी है सर। मैं सोल्यूशन क्या आप वही समझते हैं जो, या कोई जल्दी से मुझे बताएं सर। कराची को पुरानी बातें छोड़े, मैं इसकी बात को अभी सपोर्ट करता हूँ कि कराची में बसने वाली जितनी भी पार्टी है हमें मिल बैठ करके इस कराची के लिए सोचना चाहिए एक टेबल पे। और हम लोग गए भी, एमक्यू के पास गए, एमक्यू हमारे पास है, हम इस बात को मानते हैं और खुदा करे कि पीपल पार्टी भी इस बात को एग्री करे कि हकीकत में कराची को कुछ देना चाहिए। कराची काफ़ी अरसे से खून खराबा देख रहा है, तो हकीकत में। और मैं ये बोलूँ जैसे 50 लाख से ज़्यादा पख्तून यहाँ पे आबाद है, पश्तो बोलने वाले, उसकी नुमाइंदगी के लिए तो मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मेरा एक सीट नहीं है, तो क्या मैंने सीट नहीं जीता? अब जब मुझे सीट दे ही नहीं रहे तो मुझसे कौन पूछेगा, मैं क्यों करूँगा? तो इसलिए मैं बोल गया अगर हकीकत तो ये आप समझते हैं कि एक मिसाक कराची पे यहाँ भी ऐसी बात नहीं, पश्तो बोलने वाला तो पीपल पार्टी से भी MNA बना हुआ है, PTI से भी बना हुआ है, उसने खाना पूरी कर दी, दिखा दिया कि ये है, लेकिन वो नुमाइंदा नहीं है। जब मसला आता है तो फिर हमारे गले पड़ जाता है। तो लिहाजा ये कि अगर आप हकीकी नुमाइंदगी दोगे तो फिर आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। और कराची को ओन करने के लिए मैं इसकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि हम तैयार हैं, हम पीपल पार्टी के पास चलने को तैयार है। उसके बाद कोई जमात इस्लामी वाला अकेला उड़ रहा है, मैंने नईम को, हाफिज नईम को 3 मरतबा बोला कि भाई तुम अकेला उड़ नहीं सकते हो, आप हमें भी साथ बुलाओ, MQM को साथ लो, बैठ जाओ, कराची के इशू पे हल करो। सारी सियासी जमात, मुझे ये लगता है कि इसके अंग्रेजों की पॉलिसी है लड़ाओ हुकूमत करो और वो कामयाब है। जी सर, सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये कि मुल्क में 4 सूबे को आप 8 से 10 सूबे करें, जब ही ठीक होगा। 13 सूबे 10 सूबे कराची को देखे, यू हैव टू देखे, लोगों को बुरा लगेगा, देखिए लोगों को बुरा लगेगा। देखिए कराची सबका है, पख्तून का है, पंजाबी का है, बलोच का है, कच्छी, कराची वाले महाजिर सबका है। कराची को आप अलग सूबा कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कर दें। इसमें देखिए बुरा लगने की क्या बात है। फिर सदर्न पंजाब की बात हो रही है, इसमें देखिए ये नहीं है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि जी धरती माँ है, हम इसको होने नहीं देंगे, तो पंजाब में भी तो धरती माँ है ना। पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि साउथ पंजाब को सूबा बनाओ। तो यहाँ देखें, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा बनाएंगे तो इसमें बुराई की बात नहीं है, उसकी वजह है कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बहुत बड़ी इतने आबादी है। इसको आप में देखें ना, कितनी बड़ी आबादी है, एक IG इसको कंट्रोल, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव देखिए दुनिया में है कि भाई तुर्की में 81 सूबे हैं, अफगानिस्तान में, भाई इंडिया में कितने सूबे, आप इंडिया चले जाए कितने सूबे। आप समझते हैं कि अगर कराची को एक सूबा बना दिया जाए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी बनिस्बत कि देखें ये, क्योंकि इसको हम ये जो इन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमात देखिए पहली, ये तो फर्स्ट स्टेप है ना। देखिए इस वक्त जिसको बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, उस हिसाब से तो तमाम जमातें बैठ जाएं, ठीक है ना, और इसको करें। मगर अगर आप बड़े कैनवस पे देखें ना तो हल वही निकलेगा कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को चेंज करना पड़ेगा। एक सवाल करूंगा सर, फौरन जवाब देना है। कराची की आवाम को हुकूमत सिंध के लिए, मरकज हुकूमत के लिए, या यहाँ के जो भी नुमाइंदे हैं नहीं हैं, उनके लिए आवाम का क्या मैसेज होना चाहिए सर? एक काम
अवाम का मैसेज, आवाम क्या करे? देखिए अवाम, 1 मिनट में सर, बिल्कुल 1 मैं सेकंड। ये कहूँगा कि अवाम जो है ना अपना जो है, देखिए ये रोडों पे वोट की ताकत है सर, देखिए, बहुत बड़ी। मगर वोट की ताकत नहीं है। देखिए वोट की ताकत अब नहीं रही, नहीं है। देखिए वोट की ताकत अब नहीं रही, नहीं रही है, ठीक है ना? तो फिर क्या करे आवाम? नेगोशिएट करें। अच्छा, देखिए नेगोशिएट करे, देखिए, कैसे नेगोशिएट उसकी करे? वजह ये, टैक्स दे नहीं दे? नहीं देखिए टैक्स तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वक्त खत्म हो जाता है। चारों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।